मानसिकता ये है कि अगर कोई कराटे ले रहा है तो ये बहुत अच्छी नींद ले रहा है। लेकिन कई बार हमने, जैसे मैं एक कुछ सेलिब्रिटीज़ का नाम लेना चाहूँगा, जैसे हमने बप्पी लहरी का सुना था अभी। बप्पी लहरी की जी तो डेथ तक हो चुकी है इसकी वजह से। तो जो पेशेंट खुद होता है या उसके साथ उसके 1-2 रिलेटिव्स होते हैं, वो भी बोलते हैं जी ठीक है ना, खर्राटी तो मार रहा है, क्या हो गया। लेकिन ये एक थोड़ा सा इंडिकेशन हो सकता है कि आपको कोई खतरनाक बीमारी चल रही है और जिसकी वजह से आपको हार्ट रिलेटेड, आपके मेटाबॉलिक इश्यूज़ और आपसे कई बार जान का भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। लाउड स्नोरिंग हो रही है, थोड़ी बहुत स्नोरिंग कोई बात नहीं। दूसरा, स्नोरिंग के साथ आपको लग रहा है चोकिंग, जैसे कि सांस नहीं ले पा रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसने उसका गला पकड़ लिया है और वो सांस लेने की कोशिश कर रहा है। जैसे हम टिपिकल देखें तो कोई हमें फांसी लगाता है तो देखते हैं ना, जैसे हवा के लिए चोक कर रहे हैं, उस तरह से। और आपको फील होगा। और कई बार अब जो पेशेंट्स आते हैं, उनके जो साथ में रिलेटिव्स होते हैं, वाइफ या हस्बैंड, वो बताते भी हैं। मुझे तो कई बार डर लगता है कि ये कहीं इनकी सांस तो नहीं अटक रही है। तो हमारी जो नेक की सर्कमफ्रेंसेस होती है, ये मेरी 17 सेंटीमीटर से ज़्यादा मैन में, और वुमेन में हमारी ये जो है 16 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर है तो इसमें हमें स्लीप एपनिया होने के चांसेस ज़्यादा है। कुछ चीज़ें और जैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने टी के लिए बोला या कॉफ़ी के लिए बोला। कई लोगों की आदत है कि सोने से पहले चाय या कॉफ़ी लेते हैं। वो बहुत ज़रूरी है कि आप वो नहीं लेंगे, क्योंकि वो आपको स्टिमुलेंट का काम करते हैं और वो आपकी ना स्लीप की जो क्वालिटी है उसको डिस्टर्ब करेंगे। कैफीन होता है उसमें। कैफीन होता है। आप वेट कम कर लीजिए, उससे बहुत फर्क पड़ने लग जाएगा, क्योंकि आप पे फैट कम होगा, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। अदरवाइज कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जैसे हम कहते हैं बॉक्स टाइप ब्रीदिंग कह लीजिए, बॉक्स टाइप ब्रीदिंग, जैसे सांस लिया, रोक के रखा, फिर छोड़ा, फिर छोड़ के रखा, जैसे आप प्राणायाम करते हैं या अनुलोम विलोम करते हैं, वो आपको हेल्प कर सकता है। आपकी ऑक्सीजन ड्रॉप हो रही है, आप उससे सोच लीजिए कि ऑक्सीजन ड्रॉप हो रही है, तो मेन आपकी सांस कभी भी अटक सकती है, रुक सकती है। दूसरा, आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके एरिथमियास के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट रेट बढ़ सकती है, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ सकते हैं, शुगर भी बढ़ सकती है। अगर आपका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, मल्टीपल आपकी मेडिसिन थे, तो आप सोचिए कि आपको स्लीप एपनिया तो नहीं। क्या आप भी रात में सोते वक्त खर्राटे लेते हैं, या आपके आसपास के लोग जिनके साथ आप सो रहे हैं वो भी खर्राटे लेते हैं, और आपको लगता है शायद कि वो बड़ी ही गहरी नींद में सो रहे हैं, एकदम थके हुए होंगे, तो शायद इस वजह से वो खर्राटे ले रहे हैं? तो लेट मी करेक्ट यू, क्योंकि ये गलत हो सकता है। ये एक स्लीप डिसऑर्डर की निशानी हो सकती है, जिसे स्लीप एपनिया कहते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये कोई छोटा मोटा डिसऑर्डर है, तो ये भी आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि स्लीप एपनिया कई बार इतना डेंजरस हो जाता है कि इसकी वजह से मौत भी हो सकती है। जी हाँ, सोते सोते सांस बंद हो जाती है, सांस रुक जाती है, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हो जाती है। अक्सर लोगों को लगता है कि वो तो सोते सोते चला गया, लेकिन एक्चुअल जो रीज़न होता है कई बार वो स्लीप एपनिया होता है। तो ऐसे में आखिर ये स्लीप डिसऑर्डर है क्या, ये किन लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करती है, इसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स और साइंस हमें देखने को मिल सकते हैं, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में हम स्लीप एपनिया पर ही बात करेंगे और जानेंगे कि खर्राटे लेना कब नॉर्मल नहीं है। जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हुए हैं डॉक्टर लवलीन मंगला, जो कि सीनियर कंसल्टेंट और एचओडी हैं स्लीप मेडिसिन डिपार्टमेंट, मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में। तो डॉक्टर, इस सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप स्लीप एक्सपर्ट हैं, आई एम श्योर आपके पास लोग ऐसे आए दिन बहुत सारी अपनी समस्याएं लेकर के आते होंगे नींद से जुड़ी हुई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद जिन्हें नींद नहीं आती हो, इंसोम्निया के शिकार हो। कई लोग ऐसे हैं जो शायद बार बार नींद खुलने की वजह से परेशान रहते हैं, और फिर एक पॉपुलेशन जनता ऐसी है जो कि खर्राटों से परेशान है। थोड़ा सा फन फैक्ट है, बट मैंने ऐसा बहुत जगह पढ़ा है कि मतलब फॉरेन में खर्राटों की वजह से कई लोगों के डिवोर्स भी हो चुके हैं, क्योंकि वो दोनों साथ में पार्टनर सो नहीं पा रहे थे। उनके जो पार्टनर थे वो इतना ज़्यादा स्नोर करते थे कि वो हर दिन परेशान हो गए और इवेंचुअली दे एंडेड अप एट डिवोर्स। तो खर्राटे लेना इंडिया में बड़ा नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। उन्हें लगता है कि शायद जो इंसान है वो बड़ी गहरी नींद में सो रहा है, एकदम मज़े से सो रहा है, इसलिए खर्राटे ले रहा है। आपके हिसाब से ये जो लोगों की सोच है, ये सही है या गलत है? ये गलत जो सोच है, बहुत गलत ही है। और अगर मैं कहूँ, इसकी सीरियसनेस इतनी है कि अगर आपने जैसे फ़ॉरेन का बोला, तो फ़ॉरेन में अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अगर अप्लाई करने जाएंगे और उन्होंने बोला सोचा कि आपको खर्राटे आ रहे हैं, तो वो पहले आपकी पूरी टेस्टिंग होगी। वो अगर क्लियर कर देंगे उसके बाद ही आपको लाइसेंस मिलेगा, अदरवाइज आपको लाइसेंस भी नहीं मिलेगा।
क्योंकि इसमें कई बार लोग ना गाड़ी चलाते चलाते भी सो जाते हैं। और मैं कहूँ तो बहुत सारे पेशेंट मेरे पास भी आते हैं जो एज ए डिवोर्स तो नहीं कहूँगा, बट हस्बैंड वाइफ आर स्लीपिंग अलग अलग कमरे में, टोटली सेपरेटली अलग अलग सो रहे हैं वो लोग, और वो कहेंगे हम किसी के साथ तो बिल्कुल नहीं सो सकते क्योंकि खर्राटे बहुत ज़्यादा मारते हैं। और हम लोग खर्राटों को बहुत ही कॉमन लेते हैं कि खर्राटे ले रहे हैं, तो एक हमारी जो पुरानी एक मानसिकता ये है कि अगर कोई खर्राटे ले रहा है तो ये बहुत अच्छी नींद ले रहा है। लेकिन कई बार हमने, जैसे मैं एक कुछ सेलिब्रिटीज़ का नाम लेना चाहूँगा, जैसे हमने बप्पी लहरी का सुना था, अभी हमने अरमान मलिक का सुना था, वो बिग बॉस में जो वो मशीन यूज़ करते थे इसके लिए, सीपैप के लिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं कि अगर हम इन लोगों को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ये कितनी ज़रूरी है। बप्पी लहरी की जी तो डेथ तक हो चुकी है इसकी वजह से, और तो हमें पता लगता है सीरियसनेस इतना कितना है। लेकिन हाँ, कभी भी कोई खर्राटे मारता है तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं। हम कहते हैं कि अलग अलग तरह की उसके आवाज़ें सुन रही हैं उसके, हम और उसको हम बहुत कभी भी सीरियसली लेते नहीं। अभी भी मैं कहूँ तो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास कई बार लोग लेके आते हैं, जी ये खर्राटे मार रहे हैं, ये खर्राटे हो रहा है, क्या किया जाए। तो जो पेशेंट खुद होता है या उसके साथ उसके एक दो रिलेटिव्स होते हैं, वो भी बोलते हैं जी ठीक है ना, खर्राटे तो मार रहा है, क्या हो गया। लेकिन ये एक थोड़ा सा इंडिकेशन हो सकता है कि आपको कोई खतरनाक बीमारी चल रही है, और जिसकी वजह से आपको हार्ट रिलेटेड, आपके मेटाबॉलिक इश्यूज, और आपसे कई बार जान का भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो ऐसे में खर्राटे लेना क्या हर बार स्लीप एपनिया का ही साइन होता है, और अगर हाँ तो फिर स्लीप एपनिया क्या होता है, एक बार ये सिंपल लैंग्वेज में बता दीजिए। देखिए, दो चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर हमेशा आपको खर्राटे आ रहे हैं तो वो स्लीप एपनिया है। स्लीप एपनिया क्या होगा? एपनिया का मतलब होता है कि हमारी सांस की नली जो है वो रुक गई है, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। और स्लीप एपनिया नाम हो गया अगर हम सोते हुए सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो खर्राटों के साथ अगर मेरी सांस की नली रुक रही है और मेरी ऑक्सीजन सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है, इसको हम कहते हैं स्लीप एपनिया। खाली खर्राटे लेना स्लीप एपनिया नहीं होगा, दोनों अलग चीज़ है। कई सारे ऐसे भी पेशेंट होते हैं जो सिर्फ उनको खर्राटे आ रहे हैं और उनको स्लीप एपनिया नहीं है। लेकिन स्लीप एपनिया में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको खर्राटे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि उसको खर्राटे अगर आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि रात को सोते सोते इनकी सांस अटक रही है, वो यूजुअली आपके जो पार्टनर होता है वो आपको बता देता है, जो साथ में या तो जो सोने वाला हो आपके साथ, या फिर आपको लगता है कि मुझे सुबह सुबह हेडेक हो रहा है, मुझे सुबह लगता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, मैं बहुत इरिटेबल फील कर रहा हूँ, या मेरे को थकान हो रही है सारा दिन। क्योंकि यूजुअली इस तरह की जो बीमारी होती है थोड़ा सा एज जब हमारी बढ़ जाती है तब होती है। लोग बोलते हैं कि मुझे थकान हो रही है, तो बहुत नॉर्मल सी बात है। तो इसलिए वो स्लीप एपनिया हम तब कहेंगे जब मेरी सांस की नली अटक रही है, मेरी ऑक्सीजन डाउन हो रही है रात को सोते सोते, तो उसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं। अदरवाइज नॉर्मल स्नोरिंग को स्नोरिंग भी कह सकते हैं, जो खर्राटे मारते। स्नोरिंग जो है वो कई बार बच्चों में भी देखा जाता है। कुछ न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं या 1-2 साल के बच्चे होते हैं, वो भी बहुत तेज स्नोर करते हैं, इवन दूसरे कमरों से उनकी आवाज़ आने लगती है। और कुछ होते हैं ऐसे घर के लोग भी जिनके भी खर्राटों की आवाज़ ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है कि आप दूसरे कमरे में भी बैठे रहेंगे तो आवाज़ सुनाई देगी। तो आवाज़ कितनी तेज़ ले रहे हैं आप खर्राटों की, ये भी बताता है क्या कि आपका डिसऑर्डर कितना सीवियर है? अगर आपकी, पहले तो क्वेश्चन जो है आपका कि भाई जो बच्चों का जो है, जो बच्चों की जो स्नोरिंग है वो टोटली स्लीप एपनिया से अलग है। बच्चों में जो स्नोरिंग होती है वो होती है कि एडेनॉइड्स या टॉन्सिल जो होते हैं हमारे, वो उनकी एनलार्जमेंट हो जाती है। उनके कॉजेज बिल्कुल टोटली अलग होते हैं। उनमें क्या होता है कि कई बार कुछ सर्जरीज की ज़रूरत पड़ती है, या कुछ हमें नेज़ल जो होते हैं हमारे थोड़े से ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं, उससे उनका सॉल्यूशन हो जाता है। उसके वो टोटली स्लीप एपनिया से अलग है। दूसरा होता है कि अगर आपकी स्नोरिंग बहुत ज़्यादा है, जैसे आपने बताया क्लासिकली हम देखते हैं कि दादाजी की खर्राटे यार वो दूर तक सुनाई दे रहे हैं, या हमने कई बार कुछ मूवीज या कार्टून्स देखे होंगे, कोई खर्राटे मारे है तो बिल्डिंग हिल रही है। तो एक तरह से ये इंडिकेशन है कि हमारे की ये स्नोरिंग बहुत तेज हो रही है, और फिर एकदम तेज स्नोरिंग होते होते एकदम से ऐसा लगता है सांस से उनकी अटक रही है, या वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, या सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही, जैसे हम हैंगिंग जैसे होता है ना, ऐसे अगर किसी को दिक्कत हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि इसको स्लीप एपनिया हो सकता है। अगर आप किसी की बस सोते सोते एक बार उसकी देख लीजिए कि अगर वो खर्राटे मारते मारते थोड़ी देर बाद ऐसा लग रहा है कि वो सांस लेने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो सांस नहीं ले पा रहा है, आप तभी समझ लीजिए कि इसको स्लीप एपनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे में चांसेस ज़्यादा हैं, वो वाले साइंस हम कब पहचाने, और स्लीप एपनिया तब्दील हो चुका है, मतलब डेवलप हो गया इनको फुल्ली स्लीप एपनिया, तो ये हम कैसे पहचाने? अगर पेशेंट जो उसके कुछ है कि हम उनको जो सिम्टम्स होते हैं वो दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक जो मरीज को रात को दिक्कत हो रही है, और एक जो दिक्कत हो रही है मरीज को दिन के टाइम में।
जैसे जो रात को दिक्कत मैंने पहले ही बताया कि जैसे स्नोरिंग बहुत तेज हो रही है, लाउड स्नोरिंग हो रही है, थोड़ी बहुत स्नोरिंग कोई बात नहीं। दूसरा, स्नोरिंग के साथ आपको लग रहा है चोकिंग, जैसे कि सांस नहीं ले पा रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसने उसका गला पकड़ लिया है और वो सांस लेने की कोशिश कर रहा है। जैसे हम टिपिकल देखें तो कोई हमें फांसी लगाता है तो देखते हैं ना हम, जैसे हवा के लिए चोक कर रहे हैं उस तरह से, और आपको फील होगा। और कई बार अब जो पेशेंट्स आते हैं उनके जो साथ में रिलेटिव्स होते हैं, वाइफ या हस्बैंड, वो बताते भी हैं। मुझे तो कई बार डर लगता है कि ये कहीं इनकी सांस तो नहीं अटक रही है। आप कभी उस पेशेंट को देखोगे, आपको सही में फील होगा, अरे यार इसकी सांस अटक रही है, कुछ दिक्कत है इसको। और मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे ही आते हैं कि नहीं, इनको रात को जी सांस अटक रही थी, आप देखिए कुछ गड़बड़ है इनको। तो उनको ये नहीं पता होता कि ये स्नोरिंग की वजह से नहीं आते, वो इसलिए आते हैं कि इनकी ना, मैं रात को जब मैं सो रही थी, मैं पानी पीने उठी, फिर देखा ये खर्राटे मार रहे थे, फिर थोड़ी देर बाद देखा ये तो इनकी सांस अटक रही है। तो इसलिए मैं एक बार लेकर आई हूँ, आप एक बार इनका चेकअप करिए, कोई तो गड़बड़ है इनको। क्योंकि वो थोड़ा सा ना, आप देखेंगे तो वो थोड़ा सा डरावना वाला हिस्सा होता है। तीसरा होता है कि बार बार उठना, बार बार मेरी नींद टूटना, ये भी एक सिम्टम है कि आपको स्लीप एपनिया हो सकता है स्नोरिंग के साथ। ये हमारे नाइट टाइम सिम्टम्स होते हैं। डे टाइम सिम्टम्स क्या होते हैं? सुबह सुबह उठा और मेरे को हेडेक हो रहा है। अच्छा। मुझे रात दिन में कभी भी ऐसे मुझे लगता है कि आप मुझे यहाँ कुर्सी पे बैठा हूँ, यार मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, मुझे ज़रूरी है सोना के लिए। क्योंकि ये लोग ना लेट के सोने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा। और जब दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये लोग गाड़ी चलाते हुए सो जाते हैं, टू व्हीलर चलाते हुए सो जाएंगे ये लोग। टू व्हीलर भी? यस। और आपके बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें टू व्हीलर चलाते चलाते ये सो गए हैं और इन्होंने फुटपाथ पे या कहीं पे भी गाड़ी मार दी है। और ऐसे एक्सीडेंट्स, इसीलिए मैंने बोला कि शुरू में ही, बाहर की कंट्रीज में कई बार अगर आप स्नोर कर रहे हैं तो वो पहले आपकी टेस्टिंग कराएंगे। अगर आप वो क्लियर हैं तो ही आपको वो ड्राइविंग लाइसेंस देंगे। बट ये है कि हम इंडिया में हैं, सब कुछ चलता है, लेकिन ये चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट। और बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनके एक्सीडेंट्स ऐसा, गाड़ी चलाते चलाते या बैठे बैठे, जी मुझे नींद आ रही थी, मैं सो गया, एक मेरी चप्पल लग गई, फिर मैं गिर गया, या मैंने कहीं पे गाड़ी ठोक दी। हाँ, कई बार आप सोचते होंगे, कई बार आपने एक्सीडेंट्स के वीडियो भी देखे होंगे जिसमें गाड़ी सीधी चल रही है, एकदम से वो गाड़ी फुटपाथ पे लग गई, कभी साइड में लग गई, वो क्योंकि कई बार चलाते चलाते गाड़ी को सो जाते हैं। मैंने तो लाइव एग्जांपल देखा हुआ है, एक ट्रक ड्राइवर थे। हाँ। और बीच में मतलब हम लोग देख रहे थे कि वो सो रहे हैं, उसकी झपकी लग रही है और फिर भी ही इज ड्राइविंग। आई डोंट नो उनका रीजन क्या होगा, बट दैट इज वेरी कॉमन। नहीं, बहुत कॉमन है, और एक्चुअली उनको पता नहीं लगता। और इतनी एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि इनकी रात भर नींद पूरी नहीं होती। हाँ। और नींद एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ में। तो वो जो नींद पूरी नहीं होती तो उसको कहीं पे भी उनको हल्का सा एक पीछे हल्का सा आराम मिला नहीं और वो सो जाएंगे। बिल्कुल। और तो इसलिए, और साथ में क्या होता है, इनकी बहुत इरिटेशन बहुत बढ़ जाती है। उनकी जो रोज सोचने की जो कैपेसिटी है, क्योंकि उनको हमेशा एक आदमी नींद में रहेगा, मैं फ्रेश हूँ, मेरे काम करने की कैपेसिटी, मेरा हर जो मेरी ओरिएंटेशन है या मेरा जो मेमोरी पावर है, वो सब बहुत बड़ी रहेगी। जहाँ मेरी नींद पूरी नहीं होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। ना बिल्कुल, ये चीज़ें अफेक्ट तो करती हैं, क्योंकि नींद आई थिंक आपके लिए एक रिचार्ज मैकेनिज्म की तरह है। आप पूरे दिन काम करके आराम से जब सोते, तभी आपकी बॉडी फिर से रिचार्ज होती है अगले दिन परफॉर्म करने के लिए। एक दिन में मुझे लगता है कि स्लीप साइकिल बिगड़ जाती है तो इवेंचुअली आपके अगले दिन पर इफेक्ट आता ही आता है। बहुत। और हम लोग एक्चुअली क्या है, पहले के टाइम में लोग सोचते थे कि सो के क्या करोगे, क्या करना है सो के। हम लोग, लेकिन आजकल के टाइम में दिस इज एन इम्पोर्टेंट, स्लीप इज नॉट एन लग्जरी बट स्लीप इज आवर नेसेसरी। तो वो बहुत है कि स्लीप जो ऐसा नहीं है कि मैंने अच्छी नींद मिल जाए और मजा आ जाए, ऐसे नहीं। अच्छी नींद मेरे लिए और आपके लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और स्लीप हमारे लिए अगर हम देखें, एक 6 to 8 आवर्स की स्लीप इज ए मस्ट, और वो एक क्वालिटी स्लीप हमारे लिए होना बहुत जरूरी है पूरे बॉडी और पूरे दिन हमारे लिए काम करने के लिए। परफेक्ट। तो आपने जैसे हमें साइंस एंड सिम्टम्स समझा दिया कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि किसी को भी स्लीप एपनिया हुआ है। होने के कारण क्या हो जाते हैं, कि ऐसे क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, कौन से लोग रिस्क पर है कि इनमें स्लीप एपनिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं? बहुत बढ़िया। कि उसमें सबसे अच्छी बात है कि एक तो हमें ये देखना है कि जिन पेशेंट्स को ओबेसिटी है, जिनका मोटे लोग हैं, उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको स्लीप एपनिया हो सकता है। दूसरा, किसी को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या थायराइड रिलेटेड इश्यूज हैं, उनमें भी स्लीप एपनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, कहते हैं कि जो एक हमारी जो नेक की सर्कमफ्रेंसेस होती है, ये मेरी 17 सेंटीमीटर से ज़्यादा मैन में, और वुमेन में हमारी ये जो है 16 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। नहीं होने चाहिए। हाँ, अगर है तो इसमें हमें स्लीप एपनिया होने के चांसेस ज़्यादा है। फिर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं सेंट्रल स्लीप एपनिया, एक तरह का स्लीप एपनिया का टाइप है। उसमें भी जैसे हमारा कई पेशेंट्स हो गए जिनको हार्ट फेलियर होते हैं, जिनका हार्ट अटैक की कोई दिक्कत हो चुकी है, उनमें इस तरह की दिक्कत है, सेंट्रल स्लीप एपनिया के चांसेस
ज़्यादा होते हैं। मतलब जिन्हें पहले से हार्ट की कोई बीमारी है। हाँ। ओके, तो और इनमें यूजली होता क्या है कि हम बहुत सारे टाइम पे इन चीज़ों को देखते नहीं है। कई बार हमने सुना भी होगा कि सोते सोते किसी का कुछ हो गया, डेथ हो गई। डेथ हो गई, ये हो गई। तो वो सब चीज़ों को हमें भी देखना चाहिए, क्या उनको स्लीप एपनिया तो नहीं है। और ख़ास तौर पे वो जिनको पहले से ही हार्ट अटैक या जिनके हार्ट की कैपेसिटी पहले से ही डाउन। अब जैसे आपने हमें बता दिया कि कौन से लोग हैं रिस्क फैक्टर्स पे, आई एम श्योर हमारी ऑडियंस जो भी इस वीडियो को देख रही हैं वो थोड़ा सा अलर्ट मोड पर चली गई होंगी कि हाँ शायद इस रिस्क फैक्टर की कैटेगरी में हम तो नहीं फॉल कर रहे हैं। हमने सिम्टम्स की बात कर ली। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल होता है डॉक्टर, वो इलाज को लेकर के होता है कि चलो ठीक है, हम समझ गए कि हमें स्लीप एपनिया है, खराटे आते हैं, हम ओबीज भी हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, ये सब है हमें, या इनमें से जो भी फैक्टर्स हैं हमारे। अब हम इसका इलाज कैसे करें, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि क्या इलाज पॉसिबल है स्लीप एपनिया का? देखिए, तीन इसमें ना हमारे पास जो इलाज है उसमें कुछ हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मॉडलिटीज़ होती हैं। उसमें एक सबसे बड़ी जो मॉडलिटी हमारे पास है वो होता है कि हम इसमें एक सीपैप मशीन होती है, जो मशीन हम यहाँ पे सोते हुए हमें लगानी पड़ती है मुंह पे, फेस पे। यूजुअली इनिशियल जब भी हम लगाते हैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन एक बार जब आप उसको यूज़ करते हैं और आपको एक अच्छी नींद मिलती है, आपको लगता है कि हमें कुछ अच्छा मिला है, जो आराम मिला है। और कई बार कई पेशेंट्स के हमारे पास जो उनसे पूछो उनसे वर्ड्स, तो वो कहते हैं पता नहीं मुझे क्या मिल गया है और मैं कितने सालों बाद सोया हूँ। और कई पेशेंट्स आके क्लिनिक पे हमारी ओपीडी में बैठ के रो के जाते हैं कि मुझे क्या मिला, क्योंकि एक नींद बहुत ज़रूरी है। जिसको नींद मिल जाए ना वो बहुत खुश होता है, वो बहुत रिलैक्स होता है। दूसरे कुछ और डिवाइसेस होते हैं, जैसे कुछ माइल्ड केसेज होते हैं, उनमें मैंडिबुलर डिवाइसेस जैसे डेंटल वाले लोग यूज़ करते हैं, जैसे डेंटिस्ट कुछ वो यहाँ पे मुंह में लगा देते हैं सोते हुए, और उससे हमारा थोड़ा सा मैंडिबल जो है वो आगे बढ़ जाता है। तो वो लेकिन माइल्ड केसेस में काम करते हैं, बट वो जो मॉडरेट टू सीवियर केसेस हैं उसमें वो काम नहीं करते हैं। तीसरा एक सर्जिकल ऑप्शंस भी होती है बहुत सेलेक्टेड पेशेंट्स में, पर सर्जरी के बाद भी बहुत लोगों को वापस आ जाते हैं और सर्जरी के रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। तो ज़्यादातर जो मेन थेरेपी है वो हमारा क्या है, सीपैप एक मशीन होती है। ठीक है। दूसरा हमारा मैंडिबुलर डिवाइसेस कभी कभी यूज़ करते हैं, सर्जरी को हम बहुत थोड़ा सा कम यूज़ होते हैं। वेट लॉस एक इम्पॉर्टेंट वो है रीज़न जिसको हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमारा 10 to 15% वेट हम लॉस कर लेते हैं तो उससे हमारे जो स्लीप एपनिया के, ये नहीं कहूँगा कि कम्प्लीटली क्योर हो जाएगा, बट हमारे सिम्टम्स और उसमें फ़र्क पड़ जाता है। तो हम उसमें देखना पड़ता है कि वो सीवियर है, मॉडरेट है कि माइल्ड है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है उसमें कि पेशेंट के उसमें। अगर वेट लॉस होता है, पेशेंट कई बार कई आएंगे वो बोलेंगे सर हम ऐसे सीधा सोते हैं तो हमें खर्राटे बहुत आते हैं, पोजीशन चेंज कर ले तो कम आते हैं। तो लोग हमारे पास वो सब कुछ ट्राई करके फिर आते हैं कि सर अब तो मैं ना साइडवेज भी सो रहा हूँ, उल्टा भी सो रहा हूँ, तब भी खर्राटे आ रहे हैं, अब बताओ क्या करना है। राइट, ठीक है। आपने जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस में बात की उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझेंगे डॉक्टर। सबसे पहले आपने सीपैप मशीन के बारे में कहा। यूजुअली जो हमने, जैसे मोस्टली लोगों ने, आई थिंक अरमान मलिक जब बिग बॉस में आए थे उन्होंने उसको इस्तेमाल किया, उसके बाद ही जाना कि अच्छा ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट करता है। तो ये जो सीपैप मशीन है उसको लगाने का सही तरीका क्या होता है, पेशेंट में आप क्या देख करके उनको रेकमेंड करते हैं, और फिर क्या ये लाइफ टाइम लगाना पड़ता है उनको? देखिए, दो चीज़ होती है कि क्या कम्प्लीटली क्योर तो नहीं होता ये, वी कैन कंट्रोल इट। और क्योंकि आजकल जो बीमारियां हैं सारी क्रॉनिक हैं। जैसे अगर हम आजकल में बात करें तो वी आर नॉट लिविंग इन एरा जहाँ पे हम डेंगू या मलेरिया का इलाज कर रहे हैं। नहीं। क्योंकि हम आजकल सोचते हैं हार्ट फेल हो गया, किडनी फेल हो गई, या डायबिटीज़, शुगर, बीपी, जिनकी एक बार मेडिसिन शुरू हो गई, दीज आर, हम इनको बोलते हैं सब क्रॉनिक बीमारियां हैं ये। तो स्लीप एपनिया भी एक तरह से हमारी क्रॉनिक बीमारी है जो हमारे बहुत लंबे टाइम तक चलती रहती है। जैसा आपने कहा सीपैप मशीन का, जैसा अरमान मलिक के टाइम पे लोगों ने काफ़ी देखा उसका, और वो जो मशीन है वो एक तरह से फेस पे लगती है। इनिशियली कोई भी उसको देखेगा तो ऐसे लगाने के लिए बोलेंगे तो कहते मैं कैसे सो सकता हूँ, क्योंकि मुझे आदत है शुरू से खुला होके सोने के, खुले कपड़े, मेरा चौड़ा बेड हो, आराम से मैं कभी इधर हो जाऊँ कभी उधर हो जाऊँ, और मैंने किसी के ऐसे मशीन लगा दी तो वो एक तरह से प्रॉब्लमेटिक होती है। प्लग लगा करके प्लग लगा के होती है, तो फिर वो प्लग के वायर के हिसाब से नहीं, वायर वो मशीन के साथ ही होती है। अच्छा। और वो इधर आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, और आपको एक प्रेशर रहता है, उस प्रेशर से आपकी जो आपकी जो सांस की जो नली है उसको खुली रहती है। अच्छा। वो खुली रहती है तो आपकी जो सांस की नली बंद नहीं होती तो फिर वो ऑक्सीजन आपकी ड्रॉप नहीं करती। ठीक है। और बार बार हम जो इसमें जो पैथोलॉजी जो होती है
इसमें यही होती है कि हम बार बार सांस की नली बंद हो जाएगी, ऑक्सीजन ड्रॉप होती है और हमें बार बार उठना पड़ता है। हाँ। क्योंकि ऑक्सीजन ड्रॉप होगी तो हमारा जो सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स है वो एक्टिवेट होता है कि उठो, अगर नहीं उठोगे तो आपकी डेथ हो सकती है। तो इसीलिए हमारा बार बार हमें उठना पड़ता है इसमें। और वो जो उठना, जो एराउजल्स जो कहते हैं, वो थोड़े सेकंड्स के लिए होते हैं, 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए, और फिर वापस सोते हैं, फिर उठते हैं, सोते हैं, उठते हैं, सोते हैं। तो हमारी वो नींद नहीं होती, हम पूरी रात एक लड़ाई करते रहते हैं, स्ट्रगल होता रहता है। तो ये जो मशीन है वो प्रेशर मेंटेन रखेगा, आपकी ऑक्सीजन को मेंटेन रखेगा और आपको डेफिनेटली एक अच्छी नींद प्रोवाइड करेगा। अगर जो लोग पावर नैप लेते हैं, दोपहर में थोड़ी देर के लिए सो गए, उस समय भी लगाना चाहिए? देखिए, पावर नैप के लिए तो नहीं कहूँगा, क्योंकि यूजुअली जो लोग पावर नैप लेते हैं वो बैठे बैठे चेयर पे भी ले लेंगे, हेड डाउन किया कहीं पे भी, यूजुअली वो लोग लेटते नहीं हैं ऐसे करके। हाँ, लेकिन अगर आप 1-2 घंटे की आपके सोने की आदत है रात को, आपको लगता है हाँ, तो फिर आपको इसको मशीन को लगाने की ज़रूरत होती है। ठीक है। मशीन बहुत कंफर्टेबल इसमें भी होती है। कई लोग पूछते हैं कि मैं तो बहुत ट्रैवल करता हूँ, मेरा तो हफ्ते में 4 दिन 5 दिन का ट्रैवलिंग का काम है, तो ये लोग भी इसको आराम से कैरी करके यूज़ कर सकते हैं। फ्लाइट्स में, एयरपोर्ट पे आराम से आप इसको लेके जा सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। इट इज़, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो इसको यूज़ कर रहे हैं इस तरह से। एक बार क्या खरीद लिए तो फिर वही लाइफ टाइम चलती है या मशीन को भी चेंज करना होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम एक अच्छी कंपनी की जैसे मशीन, जैसे इट इज़ लाइक कि भाई एक मशीन ही है, और मैं तो गारंटी तो नहीं दूंगा, लेकिन आराम से बहुत लंबे टाइम तक ये मशीन चल क्या जाती है। कॉस्टिंग होती होगी? डिपेंड करता है कॉस्टिंग, जो यूजली 40,000 से लेके डिफरेंट मॉडल्स होते हैं इसमें। कई बार मोड्स भी होते हैं, सी पैप। अच्छा। कई बार आपको अगर अंडरलाइन लंग्स की भी दिक्कत है तो फिर आपको बाईपैप की मशीन्स भी यूज़ करनी पड़ती हैं। कई बार कुछ और मोड्स होते हैं जिनमें आपको ए वेव्स या आई वेव्स तरह की मशीन्स आती हैं, जो में अगर आपको एसोसिएटेड हार्ट की भी, लंग्स की भी दिक्कत है तो उसमें फिर आपको हायर मॉडल जाना है। बट यूजुअली कॉस्टिंग जो आपकी 40-60,000 पे है। फिर कई बार होता है कुछ मशीन्स ऐसी भी आने लग गई हैं आजकल जो पोर्टेबल हैं, तो फिर वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो फिर वो और थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गए। फिर मास्क की क्वालिटी में बहुत फ़र्क आने लग गया है आजकल, क्योंकि जितनी रिसर्च बढ़ती जा रही है उसमें आपके वो जो है नई चीज़ें आती रहती हैं। जैसे आपने अरमान मलिक का तो मास्क सुना होगा, बट नाउ जैसे कई मास्क आ गए जो सिर्फ ऐसे लग जाते हैं, तो दे आर वेरी मच कंफर्टेबल। तो आप एक हमें आइडिया देना चाहेंगे कि अगर कोई भी सीपैप मशीन खरीदने जा रहा है तो किन बातों का ध्यान रखे खरीदने से पहले, सो दैट स्लीप एपनिया को कंट्रोल करने में सिम्टम्स ज़्यादा मदद मिले? पहली बात तो देखिए, मैंने जो कॉस्टिंग बताई आपको, कॉस्टिंग मैटर करती है डेफिनेटली, और एक हमारे लिए बहुत मैटर करती है। लेकिन कभी भी आप एक मशीन खरीदने जा रहे हैं, एक अच्छी मशीन खरीदिए, मशीन देख लीजिए कि उसका सर्विस प्रोवाइडर ठीक है कि नहीं है, और मशीन ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। मैं इतना कहूँगा, एक नई कंपनी का नया फ्रिज और एक पुरानी कंपनी का फ्रिज या पुराना एसी और नए एसी में फ़र्क आता है। और ये वो मशीन है जो आपकी ज़िंदगी इसके ऊपर निर्भर करती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि मशीन की क्वालिटी और मशीन का मॉडल और उसकी सर्विस ठीक से प्रोवाइड हो सकती है कि नहीं हो सकती है। क्योंकि इन मशीन की इसमें फ़िल्टर भी लगे होते हैं। यूजुअली लोग इसको एक बार ले लेते हैं, पता लगा 5 साल तक उसी को यूज़ करें। एक बार जैसे एक पेशेंट मेरे पास लेकर आया, तो वो मशीन लेके आया तो उसमें फ़िल्टर था। तो फ़िल्टर जो होता है यूजुअली एक अलग तरह का फ़िल्टर होता है, क्योंकि आप एयर ऐसे आ रही है तो एक फ़िल्टर आपका प्रॉपर होना चाहिए। जैसे अब जैसे हमारे यहाँ पे हम सेंट्रलाइज एसीज़ में बैठे हैं, तो यहाँ पे हेपा फ़िल्टर्स लगे हुए हैं, तो हम वो फ़िल्टर्स रेगुलरली वो क्लीन करवाते हैं कि भाई कोई वो नहीं। तो ऐसे ही उसमें भी फ़िल्टर्स हैं। उसने वहाँ पे फ़िल्टर की जगह कपड़ा लगा रखा था। अच्छा। तो जिससे उसने मशीन ली। तो थोड़ा कुछ चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए कि मशीन देके कि मैं अपने मुँह पे कोई चीज़ लगा रहा हूँ तो इट शुड बी, ये हमारी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। फिर दूसरा जो मास्क है और जो ट्यूबिंग्स हैं, वो एक अच्छी क्वालिटी की, अच्छी साफ़ सुथरी वो होनी चाहिए। आप 5-10 हज़ार रुपये बचा लेंगे अगर कोई सस्ती मशीन आपको मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन क्या वो 5-10 हज़ार रुपये आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी है? ठीक है ना? तो आप कोई और छोटी चीज़ लेते हैं, कोई और, आप मेरे ख्याल एसी ले रहे हैं, आप कोई टेलीविज़न ले रहे हैं, आप इससे ज़्यादा उस पर खर्च कर देते हैं आजकल के टाइम में। अगर मैं कहूँ तो एक मतलब इससे ज़्यादा महंगे आपके टेलीविज़न, फ्रिज और वो बहुत चीज़ें आ रही हैं जो शायद ऐसी नहीं है कि आपको बहुत एकदम ज़रूरत है। बट मशीन जो है ये आपकी जान के लिए खतरा है, आपकी ज़िंदगी के लिए खतरा है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देख के सोच के इन चीज़ों पे हमें थोड़ा सा ठीक से अच्छी क्वालिटी पे इन्वेस्ट करना चाहिए। करेक्ट। आपने जैसे सीपैप मशीन का बताया, दूसरा आपने कहा कि दांतों के अराउंड में कुछ लगाने वाली मशीन होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि जो मतलब सीवियर जिनका केस नहीं हो, थोड़ा बहुत मीडियोकर, जैसे माइल्ड जो केसेस होते हैं, जैसे माइल्ड केसेस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं मैंडिबुलर डिवाइसेस।
एक्चुअली दूसरा होता है कि हम मॉडरेट या सीवियर केसेस होते हैं उनमें तो हम सीपैप मशीन ही एडवाइस करते हैं। माइल्ड केसेस में हमें देखना पड़ता है कि पेशेंट कितना सिम्टोमेटिक है या पेशेंट के फीचर्स कितने हैं, क्या उसको कुछ चीज़ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है भी कि नहीं है। तो माइल्ड में ऐसा नहीं है कि हम हर पेशेंट को इसके लिए बोल देते हैं कि ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। माइल्ड केसेस में हमारा अगर वेट डाउन हो सकता है, वेट कम हो सकता है, या हम कुछ और चीज़ें भी कर सकते हैं तो उससे फ़र्क पड़ता है। तो उसमें एक मैंडिबुलर एनहेंसमेंट डिवाइसेस होते हैं जो आपको रात को मुंह में लगा के सोने होंगे, और उसका जैसे आपका जो मैंडिबल है ये थोड़ा सा, ये नीचे का जो आपका जबड़ा है ये आपका आगे आ जाता है। तो ये आप सोते हैं तो ये मैंडिबल पीछे नहीं गिरता, तो उससे आपके सांस की नली अटकती नहीं है। तो इन केसेस में ये कंफर्टेबल रहता है। लेकिन हाँ, कंफर्टेबल में बात कहूँ तो रात भर मुंह पे एक अंदर लगाना, क्योंकि उससे आपका जो सलाइवा बहुत होता है, कई बार सलाइवा बाहर निकल रहा है मुंह में सुबह सुबह, थोड़ा सा फिर कई बार स्मेल सी, बदबू सी, और वो थोड़ा सा एक इशू रहता है। और कई बार कुछ लोगों को आदत नहीं होती तो उसकी वजह से पेन भी होने लग जाता है। बट ये कुछ सिलेक्टेड केसेस में, बट सबको नहीं, बट हम इसको यूज़ माइल्ड केसेस में कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और उसके लिए हमें एक बार डेंटिस्ट से बात करनी होती है। वो फिर आपके अकॉर्डिंग जो आपके दांत होते हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उस हिसाब उसके से। अकॉर्डिंग वो एक नया मैंडिबुलर डिवाइस बनता है आपके, इंडिविजुअली हर एक के लिए अलग अलग बनेगा। ऐसे में डॉक्टर, क्या कई बार स्लीपिंग पोजीशन भी चेंज करने से इम्पैक्ट पड़ता है और स्लीप एपनिया के जो सिम्टम्स है थोड़े से कम हो सकते हैं? फ़र्क पड़ता है। लेकिन जैसे अगर हम कहें कि पूरा अगर हम सीधा लेट रहे हैं तो हमारे सिम्टम्स, थोड़ा सा स्नोरिंग ज़्यादा होगी। ठीक है। हम साइडवेज लेट रहे हैं कम होगी, और अगर हम उल्टा लेट जाते हैं तो बहुत ही फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा। क्योंकि वही है कि आपके सांस की जो नली है वो रुक रही है, सांस की नली आपकी खुल जाती है थोड़ा सा। लेकिन अगर आपका केस जो है बहुत पुराना है, सीवियर है, ज़्यादा है, तो फिर पोजीशन से कम तो होगा, लेकिन आपके जो डे टाइम्स आपकी नींद पूरी नहीं होगी, तब भी आपकी वो ऑक्सीजन फिर भी ड्रॉप होना। मेरे पास ज़्यादातर पेशेंट तभी आते हैं जब वो मतलब बहुत सीवियर हो जाते हैं। उसके बाद ही वो लोग मेरे पास आना शुरू करते हैं कि नहीं अब बिल्कुल जी खर्राटे रुक नहीं रहे, ऐसा लगता है सांस की नली हमारी रुक रही है। तभी ज़्यादातर हमारे पास पेशेंट्स होते हैं। ठीक है। ये आपने जैसे स्लीपिंग पोजीशन का बताया, कई लोग कुछ ड्रिंक्स पीना या कुछ खाना पसंद करते हैं रात में सोने से पहले। खास करके इंडिया में हल्दी वाले दूध का बहुत चलन है, रात में सोने से पहले हल्दी वाला दूध पी लीजिए। आजकल सोशल मीडिया पे मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं कि लोग ब्लू टी, कैमोमाइल टी, इस तरीके या हर्बल टी पीते हैं। कुछ ऐसे गमीज आने लगे हैं और सप्लीमेंट्स आने लगे हैं कि आप रात में ये गमी खा करके सोइए या सप्लीमेंट में कुछ लेकर के सोइए तो आपकी नींद बेहतर होगी। अश्वगंधा भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी जो ट्रीटमेंट है या जो लोग इस्तेमाल करते हैं होम रेमेडीज़ के तौर पर, तो इससे क्या कुछ कमी आ सकती है सिम्टम्स में स्लीप एपनिया के? स्लीप एपनिया से इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्लीप एपनिया के कोई सिम्टम्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो आपकी जो मसल्स हैं बॉडी की वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हैं। ये रिलैक्स होती हैं तो ये आपके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। अच्छा। क्योंकि सांस की नली आपकी और रुक जाती है। है। आप स्मोकिंग करते हैं तो फिर अंदर सूजन बहुत होती है, क्योंकि वो इरिटेंट होता है, और आपकी सांस की ये दिक्कतें और बढ़ती हैं। बढ़ सकती मैं कहूँ कि जो गमीज़ आ रही हैं, ये जो अश्वगंधा है, ये है, मैं कमेंट बहुत ज़्यादा तो नहीं करना चाहूँगा, बट कई बार क्या ये सही में जो बोल रहे हैं वो दे रहे हैं, या मतलब कुछ और इसमें डाल रखा है ताकि आपको नींद आ जाए, उसकी भी एश्योरिटी होनी चाहिए। उसके ऊपर भी कोई चेक होना चाहिए। कई बार बहुत सारी चीज़ें हैं जो विदाउट लाइसेंस भी अवेलेबल हो रही हैं, और फिर ताकि आपको थोड़ा सा उससे नींद आता है, नशा आता है, और आपको सोना अच्छा लगता है, और धीरे धीरे आप देखोगे आपको इन सब की आदत भी पड़ चुकी है। बिल्कुल, एडिक्शन सा हो जाता है। लेकिन अगर आपको नींद नहीं हो रही है, आपको स्नोरिंग है, तो एक कॉज है जो उसका इलाज हो सकता है, उसको एक बार ढूंढना जरूरी है, जिसको हम कहते हैं OS से, जैसे स्लीप एपनिया। तो उसको ठीक से एक बार सोचना, उसके बारे में उसका इलाज करिए, और आपको जब आपको ठीक पता लगेगा कि मुझे यार ये बीमारी है, तो उसका आप ठीक से इलाज कर भी पाओगे। ठीक है, तो ये ज़रूरी है जानना। मतलब होम रेमेडीज उतना नहीं, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि हम ये करके सोएंगे। इवन बहुत सारे लोग मैंने देखा है स्लीपिंग पिल्स खाने लगते हैं कि चलो नींद नहीं आ रही है तो स्लीपिंग पिल्स खा लेंगे तो शायद उससे नींद आने लगेगी। धीरे धीरे इन पेशेंट्स की आदत क्या होती है कि एक स्लीपिंग पिल अभी एक ले लेंगे, फिर वो उसकी आदत हो जाती है। शुरू में लोग फिर रोज लेने शुरू करते हैं कि जैसे हफ्ते में 1 दिन 2 दिन ले ली, फिर वो रोज़ धीरे धीरे रोज़ शुरू हो जाती है। फिर 1 टैबलेट से 2 टैबलेट्स, 3 टैबलेट्स, धीरे धीरे बहुत हाई डोज पे भी चले जाते हैं। अगर हमें कुछ चीज़ें हमें नींद के लिए ना बहुत ज़रूरी हैं। मैं तभी सो पाऊँगा जब मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। मैं टेंशन में हूँ, स्ट्रेस में हूँ, मुझे पता है कि यार आज ये काम बाकी है, ये है, वो है, या कोई मेरे डेडलाइन आ रही है, मुझे नींद वैसे ही नहीं आएगी।
तो मेरे लिए बहुत रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कुछ जैसे अगर हम हमारी अब जो नई ज़ेन जी जो बोलते हैं हम इनको, तो इसमें अगर हम बात करें तो कि हमारे लिए एक फ़िक्स टाइम पे सोना और एक फ़िक्स टाइम पे उठना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। जो पुरानी हमारी आदत है कि अगर मैं 10 बजे सोता हूँ या 11 बजे, जब भी आप सोते हैं, और एक फ़िक्स टाइम पे आप उठिए। कभी भी आप सो रहे हैं, कभी भी आप जाग रहे हैं, उससे आपकी जो एक स्लीप साइकिल होती है, जिसको हम कहते हैं सर्कैडियन रिदम, उसमें आपको ध्यान दोगे, अगर आप 10 बजे सोते हैं तो आपको रोज़ 10 बजे भी नींद एक टाइम आएगी ही आएगी, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। आप नहीं सोते हो तो आप शायद उसको एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन नींद आएगी आपको। जैसे मुझे मॉर्निंग में 5:30 6 o'clock उठने की आदत है, तो मैं 2 बजे सोऊं चाहे 3 बजे सोऊं, मेरी एक बार उस टाइम पे नींद उठेगी उठेगी उठेगी। तो ये एक स्लीप साइकिल होती है, वो हमें मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, ताकि हमें लगातार एक नई नींद का एक शेड्यूल बना रहता है। दूसरा, हम जब भी सोते हैं हमें थोड़ा सा रिलैक्स क्लोथ्स में, हो सकता है इफ़ यू वांट कि नींद की दिक्कत है, इफ़ यू कैन टेक ए बाथ, अगर आप नहा सकते हो, नहीं भी नहा सकते तो अच्छे से हैंड अपने फीट एक बार पानी में धो के अच्छे आराम से मुंह धो के, और कोशिश करिए कम से कम 1 से 2 घंटे पहले कोई मोबाइल, कोई लैपटॉप, कोई टीवी, वो सब मत देखिए। आपको बेड पे जाके आराम से बैठिए, थोड़ा सा डिम लाइट रखिए, क्लीन स्पेस रखिए, और आप कोई बुक्स हो सकती हैं या मैगजीन्स हो सकती हैं कुछ, या आप अपने एक जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ आप बात कर सकते हैं। ये आपको ज़्यादा हेल्प करेंगी चीज़ें। कुछ चीज़ें और जैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने टी के लिए बोला या कॉफ़ी के लिए बोला, कई लोगों की आदत है कि सोने से पहले चाय या कॉफ़ी लेते हैं, वो बहुत ज़रूरी है कि आप वो नहीं लेंगे, क्योंकि वो आपको स्टिमुलेंट का काम करते हैं, और वो आपकी ना स्लीप की जो क्वालिटी है उसको डिस्टर्ब करेंगे। कैफीन होता है उसमें। कैफीन होता है। जैसे हम लोग कैफीन या चाय लेते हैं तो किस लिए ले रहे हैं, ताकि हम एक्टिवेट हो जाए, तो वो उस टाइम में रात को कोशिश करिए कि उनको नहीं लें, अवॉइड करें। डिनर का भी इम्पैक्ट पड़ता है क्या, कि अगर बहुत हैवी डिनर कर लिया है या बहुत तीखा तेल मसाले वाला खा लिया है तो उससे भी नींद अफेक्ट हो सकती है? आपका स्टमक अपसेट होगा, सारा का सारा गैस ऊपर आएगी, आपकी नींद की क्वालिटी डिस्टर्ब होगी। यूजुअली हम लोग कहते हैं कि आपका सोने के और डिनर में कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए। ठीक है, वो जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे एक चीज़ इसमें है कि स्लीप एपनिया में वैसे भी लोगों की सांस रुकती है, उसमें भी अगर उनको एसिड रिफ्लक्स होने लगा तो और दिक्कत आई थिंक बढ़ सकती है। करेक्ट है, तो इन लोगों को अपना गट भी सही रखना चाहिए। वेट की डॉक्टर आपने शुरू में बात की थी, तो एक कोई ऐसा मार्कर है कि हम कितना वजन कम करें तो शायद थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर कोई ओबीज है? वेट से देखिए, टोटल अगर मैं सीवियर स्लीप एपनिया की बात करूं तो बिल्कुल खत्म तो नहीं होगा, बट यस कम हो जाते हैं फीचर्स। अगर हम कहें तो 10 to 15%। अगर मेरा 60 kg है तो 6 kg, 70 है तो 7 kg, और 80 है तो 8 kg मेरा कम होता है, तो उससे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। बट टोटल सिम्टम्स तो आपके खत्म नहीं होंगे, हाँ, लेकिन आराम आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी ना वेट कम होने से लंग्स भी खुलने लग जाते हैं, और यहाँ का वेट कम होता है तो फिर आप सांस भी पूरी तरह से ले पाते हैं। कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज या कोई नॉर्मल एक्सरसाइज हेल्प कर सकती हैं कि आपको स्लीप बेटर आए? आप वेट कम कर लीजिए, उससे बहुत फर्क पड़ने लग जाएगा, क्योंकि आपका फैट कम होगा, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। अदरवाइज कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जैसे हम कहते हैं बॉक्स टाइप ब्रीदिंग कह लीजिए, बॉक्स टाइप ब्रीदिंग, जैसे सांस लिया, रोक के रखा, फिर छोड़ा, फिर छोड़ के रखा, जैसे आप प्राणायाम करते हैं या अनुलोम विलोम करते हैं, वो आपको हेल्प कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत मदद कर सकती हैं। लेकिन स्लीप एपनिया कब बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है कि उसकी वजह से किसी भी इंसान की मौत हो जाती है, इस पर थोड़ा सा बता दीजिए। अगर इसमें जो बात है कि आपकी अगर नींद पूरी नहीं हो रही है, आपकी ऑक्सीजन ड्रॉप हो रही है, आप उससे सोच लीजिए कि ऑक्सीजन ड्रॉप हो रही है, तो मेन आपकी सांस कभी भी अटक सकती है, रुक सकती है। दूसरा, आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके एरिथमियास के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट रेट बढ़ सकती है, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ सकते हैं, शुगर भी बढ़ सकती है। अगर आपका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, मल्टीपल आपकी मेडिसिन थे, तो आप सोचिए कि आपको स्लीप एपनिया तो नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे, आपको 35-40 ईयर्स की एज है और आपको हाइपरटेंशन आ रहा है, तो एक बार देखिए कि आपको स्लीप एपनिया तो नहीं है। ठीक है। आपको कोई हार्ट की दिक्कत है तो भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको कहीं स्लीप एपनिया तो नहीं हो रहा है, कहीं उसकी वजह से तो आपकी, क्योंकि ज़्यादातर जितनी भी ये दिक्कतें होती हैं, ये दिक्कतें रात को ऑक्सीजन डाउन होती है, और ये जितने भी आपने देखोगे हार्ट अटैक्स हो गए, हार्ट जितने होते हैं रात को 3 बजे 4 बजे, उसी टाइम एक होता है जब आपकी ऑक्सीजन ज़्यादा ड्रॉप होती है। ठीक है, तो ये इस दौरान ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। परफेक्ट, तो ये सारे वार्निंग साइंस हमें हमेशा ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि स्लीप एपनिया कई बार इतना डेंजरस भी हो सकता है। दूसरा, एक हम इसमें बात करें तो एक कॉग्निटिव फंक्शंस, जैसे मेरी जो मेमोरी जो है, मेरी जो इरिटेबिलिटी है, उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है।
इनफैक्ट एक रिपोर्ट भी आई थी, उसने कहा था अगर आप स्लीप एपनिया हो रहा है तो आपकी लाइफ को वो 8 से 10 साल कम कर देती है। हाँ, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि हमें कई लोगों का, जैसे अभी हम सोच रहे हैं कि अल्जाइमर्स हो रहा है, डिमेंशिया हो रहा है, उसको भी हम स्लीप एपनिया से जोड़ने लग गए हैं। अच्छा, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। बिल्कुल, तो इसीलिए समय रहते इस बीमारी पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। और डिसऑर्डर ही हैं, जितना हो सके अगर जल्दी पकड़ के इसका हम जो चीज़ें हैं वो शुरू कर दें तो बेहतर हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ कर सकते हैं। वरना फिर वही है कि नींद भी नहीं आएगी, आपका पूरा दिन भी खराब जाएगा और बाकी चीज़ें भी हैम्पर होंगी। तो आई एम श्योर इस सेशन में हमने जो भी डिस्कशन किया है स्लीप एपनिया पर, वो हमारी ऑडियंस के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हम चाहते हैं डॉक्टर कि जाते जाते आप बस एक छोटा सा फाइनल गो टू होम मैसेज स्लीप एपनिया पर हमारी ऑडियंस के लिए ज़रूर दे दे, सो दैट उनको पता चले कि हाँ इस तरह के कोई डिसऑर्डर है जिसको ट्रीट करने के लिए या क्योर करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। देखिए, मैं फिर कहूँगा जो आपकी नींद है, स्लीप जो है, वो आपकी कोई लग्जरी नहीं है, वो आपकी ज़रूरत है। आपके लिए नींद बहुत ज़रूरी है। अगर आप खर्राटे मार रहे हैं और साथ में चोकिंग हो रही है, या फिर आपको सिर्फ खर्राटे ही मार रहे हैं, आपको लगता है दिन में आपको नींद बहुत आ रही है, थकान हो रही है, मॉर्निंग हेडेक हो रहा है, प्लीज़ एक बार किसी भी स्लीप स्पेशलिस्ट को दिखा लीजिए कि कहीं आपको स्लीप एपनिया तो नहीं हो रहा। हम इसको जितना हल्के में लेते हैं, हमें उसको बदलने की ज़रूरत है। हमारे पास कई सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी इनकी वजह से डेथ भी हुई है, जिनके, और हमें थोड़ा सा इसके बारे में, क्योंकि ये जो चीज़ है स्लीप के बारे में बहुत एडवांसमेंट होती जा रही है, बहुत नई नई चीज़ें आती जा रही हैं। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनके हम, जैसे शुगर कंट्रोल हो रही है या बीपी कंट्रोल हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? क्या नींद में ऐसा कुछ हो रहा है क्या जो हम मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि नींद एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम कुछ भी मॉनिटर नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है हम इन चीज़ों के बारे में सोचें, बात करें कि अगर मुझे दिक्कत है तो कहीं मुझे और कोई समस्या तो नहीं बन जाएगी। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। थोड़ा सा अगर आपको सिम्टम्स हैं आपके जान पहचान में या किसी और के, उसके पास उसके ऊपर हंसिए नहीं या उसका मजाक मत उड़ाइए, उसके खर्राटों की अलग अलग आवाज़ मत निकालिए। उसके बारे में उसको एक बार किसी डॉक्टर को दिखाइए ज़रूर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए और इतने टॉपिक पर, इस सीरियस टॉपिक पर बात करने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए। आई एम श्योर आपके ज़रिए हमारी ऑडियंस तक जो भी इन्फॉर्मेशन पहुंची होगी वो उनके लिए मददगार साबित होगी। एंड आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो आपके आसपास में कोई भी ऐसे लोग हैं जो खर्राटे लेते हैं या डॉक्टर ने जो जो सिम्टम्स बताए हैं वो सारे आपको उनमें दिखाई दे रहे हैं, तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन तक ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस और जानकारी पहुंच सके। इसके अलावा ऐसे और भी हेल्पफुल सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।